ऐसा जिसको संविधान की पता नहीं, संवैधानिक व्यवस्था की पता नहीं, संवैधानिक शब्दावली की पता नहीं, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बैठा है और कह रहा बटोगे तो कटोगे, ये भाषा बोल रहा है। SC ST और OBC का जो हिस्सा है उसको मूर्ख बनाने की बात कही जा रही है कि तुम हिंदू हो तो तुम हमसे अलग मत होना, बटना नहीं, उसको तो मूर्ख बनाने की बात कही जा रही है कि योगी जी ना तो हम बटेंगे और ना ही हम हटेंगे, ये भी नारा दिया है। तो ये नारा अगर उन्होंने दिया है तो ये अच्छी बात है। काश इस बात को समझे और इस बात को आगे तक बढ़ाएं। सारे के सारे बेरोजगार, वही तरह से पीड़ित छात्र, विद्यार्थी, वो सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए कमर कस लें, तब तो इसका फायदा है। योगी से और मोदी से ये पूछो कि क्या ये चुनाव के नारे हैं? तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत बढ़िया है, तुम्हारी सरकार बहुत बढ़िया है, उसके काम बढ़िया है, उसकी नीतियां बढ़िया हैं, तो तुम ये बताओ कि तुमने इतने लोगों को पिछले इतने सालों में, 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी है, आज 2024 7 साल हो गए नहीं हो गए? इन 7 बल्कि 7.5 साल हो गए। 7.5 साल में योगी को यह बताना चाहिए कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। योगी को यह बताना चाहिए कि हमने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को खत्म करवा दिया या बहुत कम करवा दिया। मोदी को यह बताना चाहिए कि हमने महंगाई, जब हम आए थे इतनी थी और महंगाई हमने बिल्कुल कंट्रोल कर दी। यह बताना चाहिए मोदी को कि भाई हमने इस देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करी, इस देश के लोगों को अस्पताल, डॉक्टर और दवाई जो हमने मुहैया कराई, इस देश के किसानों को हमने उनका कर्जा माफ कर दिया, उनकी बेहतरी के लिए हर संभव काम हमने किया, कानून भी बनाया, हर चीज हमने उनके लिए की। यह बताना चाहिए था। यह बताना चाहिए कि 1 रैंक 1 पेंशन जो हमने कहा था वो हमने पूरा कर दिया। यह बताना चाहिए था कि मजदूरों की बेहतरी के लिए हमने ये काम किया, इतने मजदूरों को रोजगार मिला। बताया? नहीं बता रहा। बता क्या रहे? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अबे ये प्रधानमंत्री की भाषा है या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? ये भाषा होती है क्या? लेकिन जो लोग इसी तरह के हैं, जो लोग इसी मानसिकता के हैं, जिनके दिमाग में हिंसा भरी हुई है, एक समाज विशेष के प्रति घृणा भरी हुई है, वो लोग केवल इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास और कुछ है नहीं कहने के लिए, तो ये भाषा हो रही है। योगी जी ने खुले मन से कहा कि हम अयोध्या में गए, हरिजनों के मोहल्ले में मिठाई बांटी। ये जो हरिजन वर्ड है गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है, तो वो एक संवैधानिक पद पर है। योगी जी कैसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? वो पद पे कोई किसी पे कितने से बढ़िया से पद पे बैठ जाओ, बैठा कौन है ये है असली बात। तो जो बैठा है उसकी जिस तरह की मानसिकता है, उसकी जितनी सोच और समझ है, उसकी जैसी नीयत है, वही तो बाहर निकल के आएगी। पद पे बैठने से क्या होता, कुर्सी से क्या फर्क होता? हरिजन शब्द जो बोला गया है ये गैर संवैधानिक है और योगी के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपमानजनक शब्द है। वो ये शब्द इस्तेमाल करके पूरे उस समाज का, जो SC समाज है, उस पूरे समाज का अपमान कर रहा है। अफसोस, ऐसा जिसको संविधान की पता नहीं, संवैधानिक व्यवस्था की पता नहीं, संवैधानिक शब्दावली की पता नहीं, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बैठा है और कह रहा बटोगे तो कटोगे, ये भाषा बोल रहा है। लेकिन हमारे देश में जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है या जो वेद आचारों, उनमें तो बाकायदा समाज को बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, SC ST अनटचेबल में आते हैं पंचम वर्ण में। तो यदि योगी जी बात करें बटोगे तो कटोगे, तो फिर तो ग्रंथ वो भी गलत है। पहले तो नहीं, वो कह किसको रहे हैं ये भी तो आप समझो। ये जो शब्दावली है जो इस्तेमाल की जा रही है, ये कुछ लोगों को तो मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें आप कह सकते हो कि जो शूद्र समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी SC ST और OBC का जो हिस्सा है, उसको मूर्ख बनाने की बात कही जा रही है कि तुम हिंदू हो तो तुम हमसे अलग मत होना, बटना नहीं, उसको तो मूर्ख बनाने की बात कही जा रही है। और जो सवर्ण समाज है, यानी जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाला है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये समाज है, उसको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इकट्ठे रहो भाई, हालत बुरे हैं। कौन? किनको? किनको? जो 80% संविधान के अनुसार
जिस दिन इस देश के लोग काम करने लगेंगे, फैसला लेने लगेंगे, सड़क पर आकर आंदोलन करने लगेंगे, वही इस तरह की गंदी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो आज सत्ता पर काबिज हैं, इनको वही जनता सही रास्ता दिखाएगी, वही जनता इनको इनकी औकात दिखाएगी। लेकिन इलाहाबाद में तो जो एकजुट हो रहे हैं, जिनको फूल बरसाए थे, वो तो लाठी पड़ रही है उन पे। तो किन पर लाठी पड़ रही है? इलाहाबाद में जो अभ्यर्थी हैं। नहीं, इलाहाबाद में अभ्यर्थी पर लाठी पड़ रही है तो उन अभ्यर्थियों को सोचना है कि भैया तुम जिनको वोट दे रहे हो या देते आए हो या जिन्हें तुम मान रहे हो, उनके पास तुम्हारे लिए लाठी के अलावा कुछ नहीं है, तो तुम इन्हें वोट देना है, इन्हीं का साथ देना है, तो देते रहो, तुम्हारी चांद पे तो लाठी पड़ेंगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन मैंने ये भी सुना है, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया नारा भी दिया है और इसे बटोर कटो के ऊपर दिया कि योगी जी ना तो हम बटेंगे और ना ही हम हटेंगे, ये भी नारा दिया है। तो ये नारा अगर उन्होंने दिया है तो ये अच्छी बात है। काश इस बात को समझे और इस बात को आगे तक बढ़ाएं और इस देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, इस देश में जितने भी बेरोजगार हैं, वो लोग जो इम्तिहान देते हैं और उसके बाद में इम्तिहान कैंसिल हो जाता है, फिर रिजल्ट नहीं आता और उनकी जिंदगी बर्बाद है, वो सारे के सारे बेरोजगार, वो इस तरह से पीड़ित छात्र, विद्यार्थी, वो सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए कमर कस लें, तब तो इसका फायदा है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। पिछली बार चुनाव में मुद्दा था संविधान बचाना है, और इस बार क्या लग रहा है सर, जो उपचुनाव है यहाँ पर? भाई मुद्दे तो बहुत सिंपल से हैं, न केवल संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और इस देश की जनता है उसके दुखों को दूर करना है, उसकी बात सुननी है, उसकी पीड़ा को समझना है, उसके बच्चों को रोजगार देना है, उसके बच्चों को शिक्षा देनी है। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक नहीं होगा। कोई भी देश तरक्की तब करता है जब उसके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, उसके बच्चों को रोजगार हो, उसके बच्चों को और उसके देश के तमाम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं यानी डॉक्टर, दवाई और अस्पताल मुहैया हो, उनके लिए एक वातावरण, एक सुरक्षित वातावरण हो। कहीं कोई सरकार में बैठा व्यक्ति जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से अपनी ताकत का फायदा उठाकर जनता पर अत्याचार न करे। जब ऐसा माहौल बनेगा तभी कुछ होगा। किसानों की बात सुनी जाए, उनको उनका हक दिया जाए, मजदूरों की बात सुनी जाए, उनको उनका हक दिया जाए, तभी होगा। लेकिन यह बात आप जान लीजिए कि योगी और मोदी और इनके पीछे इनको चलाने वाली जो ताकत है आरएसएस, ये लोग ना इस देश के इतने बड़े समाज को सम्मान के साथ जीते हुए देखना चाहते हैं, ना उसका रोजगार, ना उसे शिक्षा, किसी भी तरह से उसे बढ़ते हुए, मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहता। और इसी के लिए, इन्हीं की नीतियों के कारण इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो गरीब, दो शोषित लोग हैं, उनकी न केवल शिक्षा छीन ली जा रही है, उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी जा रही है, उनको तबाह किया जा रहा है, ताकि ये लोग आंदोलन ना कर सके, अपनी आवाज बुलंद ना कर सके, कह ना सके। ये सारे षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हो रहा है। चुनाव के चलते इस तरह की जो बयानबाजी है, चुनाव आयोग वैसे तो इस पे पाबंदी लगाता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा? तो गुलाम जो है अपने मालिक पे कैसे पाबंदी लगाएगा? गुलाम है, निश्चित रूप से गुलाम है। अगर वो स्वतंत्र व्यक्ति होता तो जो बात तुम्हें दिख रही है, इन्हें दिख रही है, आम आदमी को दिख रही है, इस देश की जनता के हर व्यक्ति को दिख रही है, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रही। किस तरह से जाति के नाम पे मोदी ने मांगे ना वोट, क्या महाराष्ट्र में बोला उसने? आप सबको मालूम है कि कांग्रेस इस जाति को इस जाति से, इस जाति को इस जाति से, इस जाति को इस जाति से, ये बोला ना, यही वहां बोला, उसमें जो है झारखंड में बोला, नहीं बोला मोदी ने? क्या ये दिखाई नहीं देता? क्या ये जाति के नाम पे वोट मांगना नहीं है? क्या है ये? विपक्ष तो रोटी और बेटी दोनों छीन लेगी। देखा नहीं? मोदी तो मुंह में जो आए कुछ भी कह सकता है, मोदी का कुछ नहीं है, उसके मुंह में क्या आता है, क्या कहता है पता नहीं। पर मैं एक चीज जरूर समझ पाया हूं कि मोदी ये भाषा इसलिए इस्तेमाल करता है कि लोग इसी भाषा के ऊपर विचार विमर्श करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे और असली जो मुद्दे हैं चुनाव के, वो उस चुनाव से गायब हो जाए। बहुत षड्यंत्रकारी व्यक्ति है वो, और इसी तरह के षड्यंत्रकर्ता लोग उसमें फंस जाते। तो मैं समझता हूं हमें उसमें फंसना नहीं है मोदी की बात को, कि वो यही भाषा बोलता है, उसके बस की कुछ है भी नहीं और उसके दिमाग में यही खुरापात चलती है। सर आखिरी सवाल आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य कोर्टों ने डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं बुलडोजर पर, ये बहुत देरी नहीं कर दी कोर्टों ने?
नहीं, देरी भी कर दी है। इससे आगे मेरा एक सवाल है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि भाई बुलडोजर आप नहीं चलाएंगे, अधिकारी जो है वो न्याय अधिकारी नहीं बन सकते, न्यायपालिका का काम नहीं कर सकते। क्या करना है क्या नहीं करना है यह फैसला न्यायपालिका का है, अधिकारी नहीं कर सकते और अधिकारी को छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए बुलडोजर चलाने से पहले उसने गाइडलाइंस दी है कि 15 बातें बताई हैं कि उसे क्या क्या करना होगा, कैसे नोटिस देना होगा, क्या क्या सारी चीजें बताई हैं। यह बात सही है, मैं इसकी सराहना करता हूं, धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन एक चीज जो असली बात है वो रह गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने अब तक ये बुलडोजर चला के बेगुनाह लोगों के घर ध्वस्त कर दिए, मिट्टी में मिला दिए, उनको कोई सजा सुनाई? उनके खिलाफ कोई आदेश पारित किया? उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए ताकि उन पर भी मुकदमा चले और उन्हें भी सजा होनी चाहिए? और क्या आदेश दिया कि जिन अधिकारियों ने जिन लोगों के घर ढवाए हैं उन घरों की कीमत इन्हीं अधिकारियों से वसूल की जाएगी? क्या ऐसा आदेश दिया? ये तो नहीं हुआ ना। तो ये तो हो गया कि आपने ये तो कह दिया कि भाई ऐसा नहीं करना, ये गलत है, लेकिन जो अब तक गलत हुआ आपने उसको तो एक तरह से यूं ही छोड़ दिया, या यूं कहें कि भाई आपने उस पर मोहर लगा दी कि जो अब तक गलत हो गया कर लिया, कोई बात नहीं। या इसको ऐसा माना जाए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कानून बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसको तो गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन उस गैर संवैधानिक, गैर कानूनी उस नियम के अनुसार से, उस कानून के अनुसार जो 16,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे इकट्ठे किए गए, उसका क्या किया? उसके लिए क्या सजा थी? आपको मालूम था, सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, एक एक चीज मालूम है, आज हर व्यक्ति को मालूम है कि किसने पैसे दिए, किस पार्टी को दिए, सबको मालूम है ना। और दूसरा, अब तो यह भी मालूम हो गया कि सरकार ने जिससे चंदा लिया उसको कितने पैसे का धंधा दिया। तो कोर्ट ने इस पे क्या काम किया? कोई एक्शन लिया कोर्ट ने उस 16,000 करोड़ रुपया जो गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था, उसके लिए क्या आदेश दिया? कुछ नहीं। जिन्होंने ये गैर कानूनी काम किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, उनके खिलाफ क्या काम किया उन्होंने? क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। तो ये आधे अधूरे फैसले का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? एक आधा अधूरा फैसला और बताता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 1967 का, जो उसमें था कि भाई इसका अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है, तो वो नहीं को हटा दिया कि अल्पसंख्यक दर्जा है। लेकिन ये कहने के बाद आपने 3 जजों की बेंच को भेज दिया जो कि वो डिसाइड करेंगे। आपने गाइडलाइंस दे दी। अजीब बात है भाई, आपने 7 जजों की बेंच ने ये तय कर दिया सारा सब कुछ कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है, तो उसके बाद में बाकी और सारी चीजों को आप ही डिक्लेयर कर देते। उसमें क्या था? उस पर भी फैसला आप ही को दे देना था। अब आपने 3 जजों के बेंच को भेज दिया, अब वहां सालों वहां लटकेगा। इसका क्या मतलब है यार? तो ये जो आधे अधूरे फैसले हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और संविधान में सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर दे रखी, इतनी पावर है कि आप सोच नहीं सकते काम करने के लिए। उसमें केवल एक शब्द है जिसके लिए करना है काम और जिसके लिए पावर दी गई, वो है कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय। तो आप पूर्ण न्याय करो ना, आधा अधूरा फैसला करके। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी जिंदा है तब तक आरक्षण अल्पसंख्यक को नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो तो कहने की भाई दिल की बात जो वहां पर आ गई, और क्या बात, वो तो सही कह रहा बेचारा भाई। वो एक आदमी, वो तड़ी पार आदमी और बेचारे कहीं क्या सके, उसके मन में थी ये बात सारी की सारी, लेकिन मन की बात बाहर आ गई। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो उसको धन्यवाद दो, बहुत बढ़िया बता दी भाई तूने। जैसे जाते जाते हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बता गए ना कि भाई संभल के रहना, तुम समझ लो, किसी ने बताया नहीं पर मैं बता के जा रहा हूं, हम सारे एक ही हैं भाई। सरकार हो, अदालत हो, मीडिया हो, पूंजीपति हो, हम सब मिले हुए हैं, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। तो धन्यवाद उनका डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कि बता गए। योगी जी ने बोला है चुनावी भाषण में कि जो एएमयू है ना, वो हिंदुओं के टैक्स का पैसा है, उससे चलता है। एससी एसटी को वहां क्यों नहीं लाभ दिया जाएगा? वहां क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? अरे एससी एसटी का नाम छोड़ भाई, एससी एसटी सब भुगत लेगा। तू होता कौन है एससी एसटी करने वाला? तेरा जो वो बॉस है वो तो कह रहा है कि एससी एसटी का आरक्षण खत्म करेंगे। अभी तो बताया, इसने सवाल पूछा मेरे से।
कि SC ST अमित शाह कह रहा है कि SC ST का आरक्षण खत्म करेंगे, हमारी बात सोचेगा, हम सोच लेंगे अपने आप। तू अपनी बात सोच भाई, है ना, अपनी बात सोच, हमारी बात सोचने की जरूरत। ये सिर्फ SC ST के आड़ में अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, चलाते हैं। SC ST के इतने ही तुम अगर वो हो हितैषी तो SC ST का हक दे दो ना। जो आरक्षण 70 साल में 22.5% आरक्षण था SC ST का, वो आरक्षण मुश्किल से 11%, 10-11% आरक्षण पूरा कर देते तुम, 22.5% पूरा कर देते अगर इतने वो हो। 7.5 साल तक तो योगी है उत्तर प्रदेश में पूरा कर दो। यही योगी है ना जिसने मेडिकल कॉलेजेस में SC ST का आरक्षण खत्म कर दिया, है नहीं है? यही योगी है ना। तो ये हमारी बात करेगा कि SC ST का आरक्षण जो है वो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसमें नहीं मिलना चाहिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ ले, जजमेंट पढ़ ले, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी? सर सैयद अहमद खान साहब ने। मुस्लिम समाज के लोगों ने पैसा दिया था, अपने समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने बनाई थी। और यही क्राइटेरिया है किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक होने का। और जो संविधान के अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 28 है शायद, उसमें बाकायदा यही बता रखा है कि अल्पसंख्यक जो समाज होगा उसे पूरा अधिकार है अपना जो है संस्थान स्थापित करने का, अपने एजुकेशन सेंटर स्थापित करने का।